नमस्कार। आज मैं आपको जो टॉपिक कराने जा रहा हूं उस टॉपिक का टाइटल है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को हम तीन प्रकार से सिंथेसिस कर सकते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के द्वारा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको नाउन क्लॉज के द्वारा ये बताया था कि किस प्रकार से हमको सेंटेंसेस को ऐड करना होता है, हमको सेंटेंसेस को कंबाइन करना होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एडजेक्टिव क्लॉज के अकॉर्डिंग किस प्रकार से हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं। तो जैसा कि टाइटल से ही आपको पता चल रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज अर्थात विशेषता बताने वाला क्लॉज, विशेषता बताने वाला उपवाक्य। बहुत ही सरल शब्दों में इसको समझने की कोशिश करिए। एडजेक्टिव क्लॉज के अकॉर्डिंग हम दो वाक्यों को इस प्रकार से जोड़ेंगे कि दूसरे वाक्य की दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य में दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की विशेषता का वर्णन होगा। दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य में दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की विशेषता का वर्णन होगा। इस बात का हमको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हमको ये याद रखना है कि विशेषता किसकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विशेषता किसकी है। अगर विशेषता सब्जेक्ट की है तो हम उसके बाद वर्ड का यूज करेंगे, और यदि विशेषता ऑब्जेक्ट की है तो जिस वर्ड से उसको हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे, उस वर्ड को उसके बाद लिख देंगे। दो शब्दों में दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य में दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट विशेषता का वर्णन होगा। तो सबसे पहले हमको इस बात को जानना है कि यदि विशेषता व्यक्ति की है, यदि विशेषता व्यक्ति की है तो हमको हु, हुम और हुस में से किसी एक वर्ड की हेल्प लेनी है। और यदि विशेषता व्यक्ति के अलावा पशु, पक्षी, निर्जीव वस्तु, जानवर किसी की भी है तो उसके लिए हमको विच या दैट का यूज करना है। फिर ध्यान देंगे, यदि विशेषता व्यक्ति की है तो हु, हुम, हुस का यूज करना है। और यदि विशेषता व्यक्ति के अलावा किसी की भी है, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे जानवर हो, चाहे सजीव वस्तु हो, चाहे निर्जीव वस्तु हो, वहां पर हमको लाना है विच या दैट। और विच और दैट में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, आप कोई सा भी वर्ड आप यूज यहां पर कर सकते हैं। लेकिन विशेषता व्यक्ति की है तो याद रखिए हु, हुम और हुस। और यदि विशेष, ये सारे वर्ड्स हु, हुम, हुस, विच, दैट, ये कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। फिर विशेषता यदि किसकी है, स्थान की है, तो जैसा मैंने आपको बताया था प्लेस के लिए वह लाना है। विशेषता टाइम की है तो हमको वह लाना है। अगर कारण है तो हमको वाय लाना है। और यदि दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य में सच या सेम वर्ड मिल जाता है तो उसके लिए हमें केवल और केवल एज वर्ड का यूज करना होता है। बहुत कम शब्दों में समझने की कोशिश करिए कि इस प्रकार के इसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमको सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद ये रखनी है कि हम दूसरे सेंटेंस में जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता का वर्णन कर रहे हैं उसके लिए हम जिन वर्ड का यूज करते हैं, हु है, हुम है, हुस है, विच है, दैट है, वेयर है, वाई है, व्हेन है, एज है, तो ये शब्द हमें उसी शब्द के बाद चाहिए जिस शब्द के लिए इनका प्रयोग किया जा रहा। अगर व्यक्ति के लिए इनका प्रयोग किए तो व्यक्ति के तुरंत बाद चाहिए हु, हुम, हुस। व्यक्ति के अलावा पशु, पक्षी, जानवर, सजीव, निर्जीव वस्तु है तो विच या दैट उसी के बाद चाहिए। टाइम के तुरंत बाद हमको वैन चाहिए। प्लेस के तुरंत बाद हमको वाई चाहिए। रीजन के तुरंत बाद हमको रीजन के तुरंत बाद वाई चाहिए। टाइम के बाद वैन चाहिए और प्लेस के बाद हमको वेयर वर्ड का यूज करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो ये सेंटेंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। हु हमेशा एक सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, उसके बाद क्रिया या सहायक क्रिया आएगी। हुम के तुरंत बाद कोई प्रोनाउन आएगा और हुस के साथ कोई नाउन जुड़ा होगा। लेट्स डू। मैं एक लड़के से, मैं रवि से मिला, वो मेरा मित्र है। तो कौन है मेरा मित्र? रवि। तो विशेषता किसकी है? रवि की। रवि क्या है? एक व्यक्ति है और व्यक्ति के लिए शब्द लाने हैं वो है हु, हुम और हुस। तो यहां पर आएगा हु। मैं रवि से मिला जो कि मेरा मित्र है। आई मेट रवि, मैं रवि से मिला जो कि मेरा फ्रेंड है, जो कि मेरा मित्र है। मैं रवि से मिला जो कि मेरा फ्रेंड है। तो देखिए रवि के लिए हमने, रवि एक व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए हमने हु, हुम, हुस में से शब्द का यूज किया। तो देखिए हु का यूज किया और हु के बाद क्या है? सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया आ गई है। नेक्स्ट है, यू वर टीचिंग अ गर्ल आई नो हर, तुम एक लड़की को पढ़ा रहे थे, मैं उसको जानता हूं। मैं किसको जानता हूं? उस लड़की को जिसको तुम पढ़ा रहे थे। लड़की क्या है? एक व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए आएगा हु, हुम और हुस। तो क्या तुम एक लड़की को पढ़ा रहे थे जिसको मैं जानता हूं। तुम एक लड़की को पढ़ा रहे थे जिसको मैं जानता हूं। यू वर
टीचिंग अ गर्ल, और गर्ल के लिए, गर्ल एक व्यक्ति है, इसके लिए हमें whom और whose में से एक शब्द लाना है, तो आ गया आपका who, यहां पर आ गया। ये गर्ल के लिए आपने यूज किया whom, और मैंने आपको बताया था कि whom के तुरंत बाद क्या आएगा, कोई प्रोनाउन आएगा। तो यू वर टीचिंग अ गर्ल whom I know, who के तुरंत बाद मैंने आपको क्या बताया था, क्रिया या सहायक क्रिया आएगी, तो यहां पर ये आ गया। ठीक है। He saw a lady, her son is a doctor, उसने एक महिला को देखा, उसका बेटा डॉक्टर है। तो किसका बेटा डॉक्टर है, लेडी का। लेडी क्या है, एक व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए whom, whose लाना है, तो उसने एक महिला को देखा जिसका बेटा डॉक्टर है। तो he saw a lady, लेडी एक व्यक्ति है, उसके लिए whom, whose में से क्या आना चाहिए, whose आ जाएगा। he saw a lady whose son is a doctor, whose son is a doctor। देखिए लेडी के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया, who, whom, whose में से हमने whose यूज किया, और मैंने बताया था whose के साथ जो वर्ड जुड़ा होगा वो क्या होगा, कोई ना कोई नाउन होगा। तो he saw a lady whose son is a doctor। तो इन तीनों ही सेंटेंस में हमने क्या देखा कि दूसरे सेंटेंस में पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की विशेषता का वर्णन था। यहाँ ऑब्जेक्ट व्यक्ति था, हु आया, यहाँ ऑब्जेक्ट व्यक्ति था, यहाँ पर हुम आया, यहाँ भी ऑब्जेक्ट एक व्यक्ति था, तो आया हुस। यदि विशेषता व्यक्ति की होगी तो हमें हु, हुम और हुस में से किसी एक शब्द की मदद लेनी है। हु के तुरंत बाद सहायक क्रिया या क्रिया आती है, हुम के तुरंत बाद प्रोनाउन आता है, हुस के साथ कोई नाउन जुड़ा होता है। नेक्स्ट, सी परचेज्ड अ बुक, इट इज वेरी कॉस्टली, उसने एक बुक खरीदी, ये बहुत महंगी है। तो क्या है बहुत महंगी, बहुत महंगी है बुक। अब बुक यहां पर क्या हो, एक वस्तु हो गई है, और वस्तु के लिए हमें जो वर्ड लाना है वो क्या है, विच या दैट। तो आंसर हो गया सी परचेज्ड अ बुक विच इज वेरी कॉस्टली। सी परचेज्ड अ बुक, बुक के लिए जो वर्ड हमने यूज किया वो क्या किया हमने, बुक के लिए जो वर्ड यूज किया वो है विच, क्योंकि ये एक निर्जीव वस्तु है। तो सी परचेज्ड अ बुक विच इज वेरी कॉस्टली, यानी कि दूसरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट विशेषता का वर्णन था, और ऑब्जेक्ट क्या थी, एक वस्तु थी, तो वस्तु के लिए क्या वर्ड आ गया, विच। ओके। सीता वॉज द वाइफ ऑफ राम, सी वॉज एन आइडियल लेडी। ध्यान दीजिए, सीता राम की पत्नी थी, वह एक आदर्श पत्नी थी। तो कौन थी भाई आदर्श पत्नी, आदर्श पत्नी थी सीता। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट की विशेषता है, और सब्जेक्ट की दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि सीता भगवान राम की पत्नी थी, और दूसरी विशेषता क्या है कि सीता एक आदर्श पत्नी थी। कितनी विशेषताएं हैं, दो। तो दोनों ही विशेषताएं इसकी हैं सब्जेक्ट की हैं, और सब्जेक्ट क्या है, एक व्यक्ति है। तो जब इसकी दो विशेषताएं हैं तो उसको इस सेंटेंस को हम दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, विशेषता किसकी है, सब्जेक्ट की। तो हु, हुम, हु समय किसके बाद चाहिए, सब्जेक्ट के बाद। सीता हु वॉज द वाइफ ऑफ राम, कॉमा वॉज एन आइडियल वाइफ। देखो ये भी कह सकते हैं, सीता हु वॉज एन आइडियल वाइफ वॉज द who was an who was the wife of Ram was an ideal wife। हाँ सीता, इसका दूसरा आंसर हो सकता है सीता who was an ideal wife was the wife of Ram। तो विशेषता सब्जेक्ट की होती हैं और दो होती हैं, तो उनको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। सीता जो भगवान राम की पत्नी थी वो एक आदर्श पत्नी थी, और सीता जो एक आदर्श पत्नी थी वो भगवान राम की पत्नी थी। तो यदि विशेषता सब्जेक्ट की होती है और दो होती हैं तो उसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें जिस शब्द के लिए जो वर्ड चाहिए वो उसके बाद आना चाहिए। नेक्स्ट है, द ताज इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, इट इज वन ऑफ द सेवन वंडर्स। ताजमहल एक सुंदर इमारत है, यह संसार के 7 आश्चर्यों में से एक है। तो कौन है संसार के 7 आश्चर्यों में से एक, ताजमहल। अब ताजमहल यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट होने के साथ साथ ये इस समय वस्तु के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, देखिए जब कोई जगह होती है तो वस्तु भी हो सकती है और वो आपके जगह भी हो सकती है। तो यहां पर जो ताज है वो एक वस्तु के रूप में काम कर रहा है, प्लेस के रूप में नहीं बल्कि एक वस्तु के रूप में काम कर रहा है। तो यहां पर विशेषता दोनों किसकी है, सब्जेक्ट की हैं, और दोनों सब्जेक्ट जो है वो क्या है, एक निर्जीव वस्तु है। तो ये सेंटेंस जो है ये भी दो प्रकार से बन सकता है। फर्स्ट आंसर, द ताज विच, ताज के लिए क्या लाना है, विच, क्योंकि ये वस्तु है। द ताज
which is a the Taj, which is a beautiful building, comma, is one of the seven wonders, is one of the seven wonders। इसी को हम क्या कह सकते हैं? द ताज विच इज वन ऑफ द सेवन वंडर्स इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो जब विशेषता सब्जेक्ट की दो होती हैं, जैसे हमने यहां पर किया था राम वाले सेंटेंस में, सीता वाले सेंटेंस में, तो अगर विशेषता सब्जेक्ट की हैं और दो हैं तो हम दो प्रकार से कर सकते हैं। फर्स्ट आंसर, द ताज विच इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इज वन ऑफ द सेवन वंडर्स। द ताज विच इज वन ऑफ द सेवन वंडर्स इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति या जिस वस्तु के लिए हम जो शब्द लाते हैं वो उसके तुरंत बाद लिखना होता है। यही एडजेक्टिव क्लॉज की विशेषता होती है। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज द हाउस माई फ्रेंड लिव्स हियर। यह वही घर है, मेरा मित्र यहां रहता है। अब देखिए घर है, अब ये घर एक तरीके से निर्जीव में आता है, व्यक्ति में नहीं आता है। अब जब भी कोई भी प्लेस की बात आएगी तो व्यक्ति भी वो वस्तु भी बन सकती है और जगह भी बन। अगर वो वस्तु का अर्थ देती है तो विच या दैट लाना है, और यदि वो जहां का अर्थ देती है, प्लेस का अर्थ देती है, तो वह लाना। देखते हैं, दिस इज द हाउस, यह वही घर है, मेरा मित्र यहां रहता है। विशेषता किसकी? ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक घर है, और घर को यहां पर क्या माना गया? निर्जीव वस्तु। तो यहां पर होगा दिस इज द हाउस। यहां पर आप देख रहे हैं ये प्लेस है। ये क्या है? प्लेस है, जहां। जहां मतलब प्लेस। प्लेस के लिए क्या आएगा? वेयर। दिस इज द हाउस वेयर माई फ्रेंड लिव्स। यह वही घर है जहां मेरा मित्र रहता है। तो देखिए कि ये हाउस को यहां पर प्लेस माना है, प्लेस के लिए वर्ड क्या आ गया? वेयर। दिस इज द हाउस वेयर माई फ्रेंड लिव्स। यह वही घर है जहां मेरा मित्र रहता है। नेक्स्ट है, दिस इज द हाउस माई फादर परचेज लास्ट ईयर। यह वही घर है, यह मेरे पिताजी ने पिछले साल खरीदा था। तो यहां पर देखिए अब एक वस्तु बन चुकी है। विशेष मेरे पिताजी ने लास्ट ईयर क्या खरीदा? घर खरीदा। और घर के यहां पर किसके रूप में काम हो रहा है? घर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ साथ ये किसके रूप में काम कर रहा है? वस्तु के रूप में काम कर रहा है। यह वही घर है जो मेरे पिताजी ने लास्ट ईयर खरीदा। तो इसका आंसर होगा दिस इज द हाउस विच, दिस इज द हाउस विच माई फादर परचेज्ड लास्ट ईयर। तो देखिए याद रखना है कि सेम थिंग है। यहां पर जो हाउस था वो प्लेस के रूप में काम कर रहा था, वेयर का यूज किया। यहां पर जो हाउस है वो एक वस्तु के रूप में काम कर रहा था, हमने विच का यूज। का ध्यान रखना है, बच्चे अक्सर गलती करते हैं। अगर प्लेस जो है कोई अगर वो जगह के रूप में काम कर रही है तो वेयर आएगा, और वस्तु के रूप में काम कर रही है तो वो। जैसे यहां पर क्या था? ये एक प्लेस था जहां वो रहता है, और ये एक वस्तु है जो कि खरीदी गई। इसका ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट है, ही फेल्ड इन द एग्जाम, आई डू नॉट नो द रीजन। वो परीक्षा में फेल हो गया, मैं कारण नहीं जानता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कारण के लिए जो वर्ड आएगा वो चाहे नाउन क्लॉज हो और फिर वो चाहे एडजेक्टिव क्लॉज हो, दोनों ही जगह वाह आएगा। तो क्या बोलेंगे? मैं नहीं जानता कि वो परीक्षा में फेल क्यों हो गया। मैं नहीं जानता कि वो परीक्षा में फेल क्यों हो गया। तो आंसर होगा आई डू नॉट नो द रीजन। और रीजन के लिए क्या वर्ड बताया था मैंने आपको? वाई। आई डू नॉट नो द रीजन वाई ही फेल्ड इन द एग्जाम। तो मैंने आपको बताया था कि रीजन के लिए कौन सा वर्ड हमको लाना है? वाई। लास्ट है, आई परचेज्ड अ बुक यस्टरडे, दिस इज द सेम बुक। कल मैंने एक बुक खरीदी थी, ये वही बुक है या वैसी ही बुक है? ये वही बुक है या फिर वैसी बुक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जहां पर स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। हमें याद रखना, हमको बताया गया है कि निर्जीव वस्तु के लिए हमको विच दैट लाना है, व्यक्ति के लिए हमको हु हुम हुस लाना है। लेकिन जब सच और सेम लग जाता है तो हम इस बात को भूल जाते हैं, सच और सेम को भूल जाते हैं, और व्यक्ति होने पर हम हु हुम हुस लगा देते हैं, वस्तु होने पर विच और दैट लगा देते हैं। लेकिन हमें याद रखना, यदि व्यक्ति या वस्तु के पहले सच या सेम का यूज होगा तो वहां पर ना हु आएगा, ना हुम आएगा, ना हुस आएगा, ना विच आएगा, ना दैट आएगा। वहां केवल आएगा एज वर्ड। इसका हमको ध्यान रखना है। अक्सर स्टूडेंट्स इस सेंटेंस को गलत करते हैं। तो इसका आंसर है दिस इज द सेम बुक एज आई परचेज यस्टरडे। दिस इज द सेम बुक
ये वही बुक है जो मैंने कल खरीदी थी। दिस इज द सेम बुक एज आई परचेज यस्टरडे। यहां पर आपको विच या दैट नहीं लगाना है, ठीक है। तो याद रखना है, जब किसी सेंटेंस में सच और से मिल जाता है तो उस सेंटेंस को केवल और केवल ऐसे जोड़ते हैं। तो एज अ समरी के रूप में हम देखते हैं बेटा, एडजेक्टिव क्लॉज हमको ये सिखाता है कि अगर दो सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस में दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की विशेषता का वर्णन होता है। अगर विशेषता सब्जेक्ट की है तो सब्जेक्ट के बाद हमको क्या करना है, हु, हुम, हुज, विच, दैट लगाना है। यदि विशेषता ऑब्जेक्ट की है तो ऑब्जेक्ट के बाद हमको हु, हुम, हुज, विच, दैट लगाना है। अगर विशेषता व्यक्ति की है तो हमको हु, हुम, हुज लाना है। अगर विशेषता वस्तु की है तो हमको विच और दैट लगाना है। यदि टाइम की बात है तो व्हेन लाना है, और यदि प्लेस की बात है तो वेल लाना है, और यदि कारण की बात है तो हमको वाई लाना है। इस बात का ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस व्यक्ति और वस्तु के लिए आप जो शब्द लाते हैं वो ठीक उसके बाद है। रवि के लिए हु, गर्ल के लिए हूं, लेडी के लिए हुस, बुक के लिए विच, सीता के लिए हु, ताज के लिए विच, हाउस के लिए वेयर, हाउस के लिए विच, रीजन के लिए वाई, और बुक के लिए आपका एज। इस बात को हमको ध्यान रखना है तो हमारा सेंटेंस कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक।